जब भी हम इतिहास में किसी स्वर्णिम युग या गोल्डन एज की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि आखिर इसका निर्माण होता कैसे है। आज हम प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक गुप्त साम्राज्य के गहरे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब हम समझेंगे सिर्फ एक असाधारण ऐतिहासिक कलाकृति के जरिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, इतने बड़े और समृद्ध साम्राज्य को देखकर एक सवाल तो मन में उठता ही है ना? क्या इतनी असीम सत्ता और इतना बड़ा गोल्डन एज सिर्फ तलवारों और युद्ध के दम पर खड़ा किया जा सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही बारीक और सुविचारित रणनीति काम कर रही होती है? यही वो सवाल है जो हमें इस साम्राज्य के उदय की असली चाबी सौंपेगा। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही खास चीज में, प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद के एक स्तंभ पर उकेरा गया 4वीं शताब्दी का ये प्राचीन शिलालेख सिर्फ एक पत्थर नहीं है। दरबारी कवि हरिशेर ने इसे रचा था, और यकीन मानिए ये महज किसी राजा की चापलूसी या तारीफ नहीं है, बल्कि अगर आज के संदर्भ में कहें तो ये स्टेट क्राफ्ट और पब्लिक रिलेशंस का एक मास्टर क्लास है। एक तरह से ये गुप्त साम्राज्य के अधिकार को स्थापित करने का पूरा रणनीतिक ब्लूप्रिंट है। अब इस ब्लूप्रिंट के केंद्र में कौन था? गुप्त वंश के दूसरे शासक समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी के आसपास जब उन्होंने सिंहासन संभाला तो उनका नजरिया सिर्फ अपने राज्य को बचाने तक सीमित नहीं था। इतिहासकार अक्सर उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनका मकसद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा कायम करना था, वो भी एक बेहद आक्रामक और वेल प्लान्ड तरीके से। जाहिर है इतने बड़े विस्तार के लिए मिलिट्री पावर तो चाहिए ही। मौखरी और कान्यकुब्ज जैसे शक्तिशाली राज्यों को उन्होंने जिस तरह हराया, वो उनके सैन्य प्रभुत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने न सिर्फ पैदल सेना और घुड़सवारों का जबरदस्त इस्तेमाल किया, बल्कि युद्ध के मैदान में भयानक हाथियों को भी उतारा। आप इन हाथियों को उस जमाने के टैंक समझ सकते हैं। और इस धाकड़ मिलिट्री का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? गंगा नदी के आसपास के जो सबसे अहम और लाभदायक व्यापारिक मार्ग थे, उन पर सीधा कंट्रोल आ गया। लेकिन ठहरिए, क्या सिर्फ ताकत के बल पर सदियों तक राज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं प्रशस्ति का शिलालेख एक बहुत बड़ा राज खोलता है। गुप्त साम्राज्य की असली ताकत उनकी फ्लेक्सिबल इंपीरियलिज्म यानी लचीले साम्राज्यवाद में थी। उनका लक्ष्य सिर्फ जमीनें हड़पना नहीं था, बल्कि एक ऐसी बहुस्तरीय संप्रभुता बनाना था जिसे आसानी से चलाया जा सके। इस बात को समझने के लिए जरा उनकी दोहरी नीति को देखिए। ये उनकी जीनियस स्ट्रैटेजी थी। उत्तर के जो राज्य थे, जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थे, जैसे गंगा के मैदान, वहां उन्होंने सीधा कब्जा किया, डायरेक्ट कंट्रोल, ताकि साम्राज्य का खजाना बढ़ता रहे। लेकिन दक्षिण के राजाओं को युद्ध में हराया जरूर, पर फिर उन्हें उनका सिंहासन वापस लौटा दिया। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वे वफादार रहेंगे और टैक्स या श्रद्धांजलि देते रहेंगे। इससे हुआ ये कि दूर दराज के इलाकों पर राज करने का जो भारी सिरदर्द होता है, वो टल गया। अगर हम इसकी तुलना पुराने शासन मॉडलों से करें, जैसे कि मौर्य साम्राज्य, तो फर्क साफ नजर आता है। मौर्यों का सिस्टम बहुत ही कठोर और सेंट्रलाइज्ड था। पूरे साम्राज्य में एक ही तरह का प्रशासनिक ढांचा लागू करने की कोशिश की गई थी। लेकिन गुप्त साम्राज्य का मॉडल इसके एकदम उलट था। वो बेहद लचीला था। उन्होंने कूटनीतिक गठबंधनों, श्रद्धांजलि व्यवस्था और रणनीतिक समायोजन का ऐसा ताना बाना बुना जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से खुद को ढाल लेता था। और ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। साम्राज्य को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए उन्होंने युद्ध के परे भी कई कदम उठाए, जैसे शक्तिशाली परिवारों के साथ रणनीतिक शादियां करना, कूटनीतिक गठबंधनों के जरिए बिना लड़े ही संभावित झगड़ों को सुलझा लेना, और जैसा हमने देखा, हारे हुए शासकों को स्थानीय स्तर पर अपनी सत्ता चलाने की आज़ादी देना। ये वो शानदार कूटनीति थी जिसने नए इलाकों में बगावत की गुंजाइश ही खत्म कर दी। इसके साथ ही समुद्रगुप्त ने अपनी एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली दोहरी छवि गढ़ी। प्रयाग प्रशस्ति में उनके बारे में जो लिखा है, जरा उस पर गौर कीजिए। उन्हें युद्ध में वीर बताया गया है, लेकिन साथ ही ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के प्रति समर्पित और कविता व संगीत में प्रतिभाशाली भी कहा गया है। मतलब एक तरफ अजय योद्धा और दूसरी तरफ एक सुलझा हुआ कला प्रेमी विद्वान। और ये सिर्फ कागजों या कहें कि पत्थरों तक सीमित नहीं था। इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए उस समय के सबसे बड़े मास मीडिया का इस्तेमाल किया गया, और वो थे सिक्के। हमें ऐसे कई ऐतिहासिक सिक्के मिले हैं जिन पर सम्राट को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है।
ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत साफ संदेश था कि इस साम्राज्य में राजनीतिक प्रभुत्व और सांस्कृतिक परिपक्वता दोनों को एक समान महत्व दिया जाता था। इसी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के अचूक कॉम्बिनेशन ने एक जबरदस्त सांस्कृतिक पुनर्जागरण या कल्चरल रेनेस्का को जन्म दिया। शास्त्रीय संस्कृत को राजनीतिक कामकाज की मुख्य भाषा बना दिया गया। इसी दौर में महान कवि कालिदास जैसी साहित्यिक हस्तियों और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों व खगोलविदों को शाही संरक्षण मिला। और सबसे खास बात, ये सब फला फूला एक ऐसे माहौल में जहां धार्मिक सहिष्णुता की सख्त नीति थी, जिसने पूरे समाज में एक अद्भुत सद्भाव बनाए रखा। अगर हम एक टाइमलाइन के जरिए इस पूरी यात्रा को देखें तो 335 ईस्वी में जो सफ़र शुरू हुआ था वो 375 ईस्वी में उनके शासन के अंत तक एक स्थायी विरासत बन चुका था। समुद्रगुप्त ने एक पूरी तरह से एकीकृत और सुरक्षित उपमहाद्वीप की नींव रखी, और यही वो मजबूत बहुस्तरीय साम्राज्य था जो आगे चलकर उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को मिला, जिन्होंने इस आधार पर आने वाले राजवंशों के लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जिसे आज तक याद रखा जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद प्रयाग प्रशस्ति का सबसे बड़ा सबक हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या किसी भी साम्राज्य का सच्चा और लंबे समय तक चलने वाला प्रभुत्व एक लोहे की पकड़ और कठोर नियंत्रण से आता है, या फिर उस रणनीतिक लचीलेपन से जो समय और हालात के हिसाब से खुद को ढाल न जानता हो? ये वो सवाल है जो सिर्फ प्राचीन भारत के लिए नहीं, बल्कि आज की आधुनिक दुनिया और कूटनीति के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है।